देखो अपन नदी पढ़ रहे हैं साबरमती। नेक्स्ट हमारी पश्चिमी बनास के बाद में साबरमती नदी। पश्चिमी बनास में खूब सारे क्वेश्चन आधारित है। अपने जो पेपर हमारा था, जो आए हुए क्वेश्चन थे, उनको हमने अलग अलग तरीके से किस प्रकार से आते हैं वो बताया था। साबरमती नदी के बारे में हमारा नेक्स्ट नदियों का टॉपिक रहेगा। देखो दो नदी पढ़ चुके हैं, एक नदी थी अरब सागरिया में लूणी और दूसरी थी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास ये दोनों कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और हमारी तीसरी नदी है साबरमती और एक नदी है माई। ये दो नदी और ये दो नदी, ये दो नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती और माई खंबात की खाड़ी में गिरती है, लूणी और पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी में गिरती है। वैसे कच्छ कारण छोटा लिटिल कोई भी कुछ भी कह दो, साबरमती और माई खंबात की खाड़ी का एक छोटा भाग है, उप भाग है केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी उसमें जाकर के गिरती है। ये जैसे अपनी खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी का ऐसा संकरा भाग है, उसे कहते हैं केम्बे की खाड़ी। तो साबरमती और माई जहां गिरती है वो है गल्फ ऑफ केम्बे। ये गल्फ ऑफ केम्बे में गिरती है, न कि गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ केम्बे के बाद में ये गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात। और सारे गल्फ ऑफ केम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, ये सारे अरेबियन सी के भाग है। इस प्रकार ये सारे अरेबियन सी के भाग है और अरेबियन सी हमारा हिंद महासागर का भाग है। पश्चिमी बनास जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक बच्ची ने मुझे ये पूछा कि सर राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसका जो प्रस्फुटन तो नसीराबाद की छावनी से हुआ, लेकिन पश्चिमी बनास नदी से उसका क्या रिलेशनशिप है। बच्ची ने कहानी है वो कहीं अखबार में पढ़ी थी। तो दूध मुँह कंपटीशन की दुनिया में जो बच्चे दूध मुँह हैं उनकी जिज्ञासा शांत करना एक गुरुजी का, शिक्षक का दायित्व है। कुछ स्टूडेंट पक्के पकाए होते हैं जिनके बाल सफेद आ गए हैं और वो गोल मटोल पत्थर की भांति घिस घिस करके हो चुके होते हैं। लेकिन दूध मुँह की दुनिया में जो नए नया कंपटीशन की दुनिया में पांव रखा है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उस क्लास में ये समझ में आया कि खुद को बच्चा जान करके बिल्कुल ऐसा समझिए कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार अपन इसको पूरा फंडामेंटली पढ़ेंगे। तो उसने मुझे पश्चिमी बनास के बारे में पूछा। पश्चिमी बनास थोड़ा बता देता हूं मैं साबरमती नदी पढ़ाने से पहले कि ये जो पश्चिमी बनास है, ये पश्चिमी बनास पहाड़ों के मध्य निकलती है और पहाड़ों के मध्य निकलती है। ऐसे अपने मारवाड़ के राजा थे मानसिंह। मानसिंह के समय मारवाड़ के राजा थे मानसिंह। मानसिंह का एक कवि था बांकीदास। इस बांकीदास के लिखे गए दोहों का सबसे ज्यादा इसी नदी में भारतीयों ने प्रयोग करके अंग्रेजों को, जब अजमेर उनका कार्यालय था, एजीजी का एजेंट टू गवर्नर जनरल अजमेर बैठता था और उसके बाद में उन्होंने माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया था। माउंट आबू हिल स्टेशन है। अंग्रेज शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं तो उनको उष्ण कटिबंधीय जलवायु पसंद नहीं आती है और ऊंचाई के कारण हमारा जो माउंट आबू है वो 165 मीटर पर ऊंचाई पर जाने पर सौर मंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो माउंट आबू औसत रूप से राजस्थान के दूसरे स्थानों से 8 से 10 सेंटीग्रेड तापमान हमेशा कम रहता है। तो अंग्रेज यहां थे और जब प्रस्फुटन छावनी नसीराबाद छावनी में 28 मई को प्रस्फुटन हो गया तो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था, वो अजमेर रवाना हो गया। पीछे उसकी फैमिली थी और पूर्विया सैनिक जो एरिनपुरा के आए थे उन्होंने यहां विद्रोह किया 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विद्रोह किया और वो 21 अगस्त को विद्रोह करके 23 अगस्त को वो एरिनपुरा चले गए। लेकिन 21 अगस्त को जब विद्रोह किया
तब कई सैनिक है वो शुभ मुहूर्त का, शुभ समय का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पूरे राजस्थान में सुलगेगी जब क्रांति, तब हम इस क्रांति को प्रारंभ करेंगे। लेकिन कहते हैं कि कवि जो बांकीदास था, मान सिंह जी का कवि बांकीदास था, उन्होंने बांकीदास की ख्यात लगी और खूब सारे दोहे लिखे। ये मान सिंह के काल में हुए हैं और इतने निडर और इतने मुंह फट कवि थे कि ये राजा महाराजा को कोई भी बात एकदम खुली मुंह पर कह देते थे, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे राजा के हृदय पर और दिमाग पर चोट करें ऐसी बात कह देते। एक बार मान सिंह ने कहा कि उसके पुत्र थे सतर सिंह, कि सतर सिंह को पढ़ाना, पहले जो कवि होते थे, जो शिक्षक होते थे, उनको राज परिवारों के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व दिया जाता था। तो बांकीदास को मान सिंह जी ने कहा कि राजकुमार है, सतर सिंह को पढ़ाना है। देखो बांकीदास उस समय उन्होंने महाराजा मान सिंह को जो जवाब दिया वो बड़े काबिल तारीफ है, क्योंकि सतर सिंह निकम्मा था। बादशाह को सीधा बांकीदास ने मुंह फेंका कि सतर सिंह निकम्मा है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये जो निकम्मा शब्द जो अभी अपने इर्द गिर्द वातावरण में घूमता है और राजस्थान की राजनीति में भूचाल लेके आया, ये कभी बांकीदास ने मान सिंह जी को भी कहा था कि तुम्हारा बेटा सतर सिंह निकम्मा है और इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो मोर्च दोकने की बात एरिनपुरा की छावनी के यहाँ पूर्विया सैनिक कर रहे थे, तब बांकीदास का एक दो एक सैनिक ने बोला कि सूर ने पूछे टिपणो सुकन देखे सूर, सूर ने पूछे टिपणो सुकन देखे सूर, मरणानु मंगल गिणे, यानी मरने को मंगल गिणे, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुख नूर, यानी इस प्रकार वो समर चढ़ना, मरने को मंगल गिनना, सूर कभी टिपना नहीं देखता है, मूर्त नहीं देखता। और इस प्रकार कह करके वो कवि जब कहता है, पश्चिमी बनास नदी जहां आबू रोड के आसपास से निकलती है, आबू रोड में जो सैनिक अंग्रेजों की जो रेजिडेंसी थी, वहां वो रात के समय 21 अगस्त के रात को वो भड़काते हैं। और कवि बांकीदास के उन दोवों को बोलते हुए आगे वो कहते हैं, जो बांकीदास ने कभी मान सिंह को लिखा था कि आयो अंग्रेज रे मुल्क रे ऊपर आंस लिदा खेची ऊरा, यानी अंग्रेज इस मुल्क के ऊपर आ गया, इस देश के ऊपर आ गया, आंस लिदा खेची उरा। और जो शरीर रूपी जो आत्मा है, जो शरीर रूपी है, जो हमारा देश है, इसने उसने अपने अधरों से, खूनी अधरों से पूरे शरीर को चूस लिया है। धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबा गे धरा। अब राजपूताना की, राजस्थान की, इस राजस्थान की, हमारे इस प्यारे रंगीले राजस्थान का ऐसा इतिहास रहा है कि इस धरती को कभी किसी ने दिया नहीं था, लेकिन हे मान सिंह, तू खड़ा है, तू जिंदा है, लोग मरने के बाद में भी अपनी धरती को नहीं देते हैं और तूने इस धरती को दे दिया। कहते हैं कि इस दोहा बोलने के बाद में भयंकर 21 अगस्त को रात को क्रांति का प्रस्फुटन हुआ और अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी और अंग्रेजों को पश्चिमी बनास में कूद करके जान अपनी बचानी पड़ी। हम ये सुनते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और भारतीयों में जब जनरल डायर ने भारतीयों को घेर करके उन्होंने जब खूब सारा गोला बारूद चलाया, तो भारतीयों ने एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपनी जान बचाई। तो भारतीयों ने कभी अंग्रेजों को इस प्रकार पीटा था और पश्चिमी बनास की नदी में कूद करके इन्होंने जान गंवाई थी, क्योंकि वहां खूब सारे नदी और नाले हैं। और फिर वहां की राजस्थान की पश्चिमी बनास ऐसी नदी है जिसे आजादी के लूरा में गाया जाता है। आजादी के लूरा में जो फागण के गीत होते हैं, और फागण के गीत होते हैं उसे लूर या लूरा कहते हैं, उस लूरा में गाया जाता है। जैसे अपने जोधपुर की गोरा दाए हुई है, उसका गीत फागण के महीनों में धूसा में गाया जाता है, मारवाड़ के धूसा में गाया जाता है। ऐसी आजादी के लूरा में इस पश्चिमी बनास की नदी की गाथा गाई जाती है। और अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के 21 अगस्त को 1857 की क्रांति में मारा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब आबू के पहाड़ों में अंग्रेज घूम रहे थे तो उनको नदी और पहाड़ों को सजग कर दिया था और पहाड़ों को ललकार करके भारतीयों ने कहा था कि तुझे जहां अंग्रेज दिखे वहां से हमें ढूंढ करके लाना। तो आजादी की लूरा में जो फागण के गानों में गाए जाते हैं कि आबू थारे पहाड़ों में रंगरेज डलियो रे, नीली टोपी रो, अरे अरे नीली टोपी रो, मोडगी नगरी सो पानी डालम डाल डलियो रे, अब थारे पहाड़ा में रंगरेज डलियो रे, नीली टोपी रो, अरे अरे नीली टोपी रो,
तो वो पश्चिमी बनास नदी है जिसमें आजादी की लूरा गाई जाती है, वो पश्चिमी बनास है। तो ये नदी छोटी कैसे हो सकती है? बच्ची कह रही है कि 2 लाइनों की नदी है, तो ये वो नदी है जो हमारी आज भी यदि उस नदी की गाथा गाई जाए और अंग्रेजों को मारने की गाथा गाई जाए, देश को छुड़ाने की गाथा गाई जाए, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो है आजादी की लूरा गाने वाली नदी। और हमारे आबू के पहाड़ों की जो बखान है इस पश्चिमी बनास नदी के कारण होती है। जो जैव विविधता, वहां के कोयल, वहां के मोरिये, मोर वगैरह वगैरह जो बोलने की गाथा है वो इसी नदी से जुड़ी जाती है। तो कभी भी नदी कोई छोटी नहीं होती, उस नदी की महत्ता वहां के रहने वाले निवासियों पर निर्भर करती है। तो अपने इस प्रकार पश्चिमी बनास नदी को छोटा नहीं कह सकते। आबू की जो जैव विविधता है उसके बारे में खूब सारे गाने भी है, जैसे अपन ढूंढ करके जब ऐसे मनमोजी में होते हैं तो अपन सुनते भी है कि मोर बोले ओ मलची आबूरे पहाड़ों में, मोर बोले ओ मलजी आबूरे पहाड़ों में। तो सुकली, सुकेत, सेवरान, बलराम, गोलक, कुकड़ी, गोल की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के कारण जैव विविधता। और इस प्रकार मोरों के, कोयल के बोलने का बखान पश्चिमी बनास नदी में किया जाता है। आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ। अपन पढ़ रहे थे साबरमती नदी। मैंने उद्गम बता दिया कि साबरमती नदी किस प्रकार टेम्बे की खाड़ी में गिरती है। यहां अपना पड़ता उदयपुर, उदयपुर से यह साबरमती निकलती है और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। उदयपुर से ये 5 धाराओं के साथ निकलती है। इधर बना करके बताता हूं कि किस प्रकार ये 5 धाराओं के रूप में निकलती है। यहां अपन इसको बड़ा बना देते हैं। ये अपनी साबरमती नदी, ये, और इस प्रकार ये कई धाराओं में निकलती है। ये अपना उदयपुर, उदयपुर की जो तहसील है, यहां जो तहसील है उदयपुर की, ऊपर से ऊपर है गोगुंदा, फिर है यहां कोटड़ी तहसील। ये कोटड़ी तहसील से 3-4 नदी निकलती है और यहां पड़ती है झाड़ोल तहसील। इस प्रकार ये झाड़ोल, कोटड़ी और गोगुंदा का जल लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन इसका उद्गम कोटड़ी तहसील से होता है। साबरमती नदी कोटड़ी तहसील से होती है और 5 की 5 नदियां हैं वो गुजरात में खेराज के पास मिलती है। खेराज के पास में, गुजरात में स्थान है खेराज, वहां जाकर के मिलती है। तो इस प्रकार ये जो नदियां हैं, साबरमती की जो सहायक नदी है वो खेराज के पास मिलती है। ये खेराज स्थान है, वहां मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है माजम, मेसवा, वत्रक, वाकल और हतमती। और 5 नदियां गुजरात में खेराज के पास मिलती है। ये उद्गम स्थल से लगा करके जहां ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी का उपभाग है टेम्बे की खाड़ी। ये टेम्बे की खाड़ी में गिरती है। टेम्बे की खाड़ी तक ये कुल इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। कुल इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इस नदी के किनारे महत्वपूर्ण स्थान आए हुए हैं। इसके दाएं किनारे पर एक स्थान है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर, गांधीनगर के पास में 45 किलोमीटर दक्षिण में एक ऐतिहासिक नगर है अहमदाबाद। अहमदाबाद। साबरमती नदी गुजरात के आदिवासियों के निवासियों की, जो प्राचीन निवासी है, उनकी लोक माता है साबरमती। लोक माता के नाम पे इसका नाम साबरमती पड़ा। ये गुर्जर प्रदेश में बहने के कारण इसे गुर्जरी नदी भी कहते हैं। ये गुजरात की ऐसी नदी है जो माउंट आबू से और गुजरात के पास से सरस्वती वगैरह वगैरह नदियों के, इन 5 नदियों का जो अपने उदयपुर के क्षेत्र से
जल लेकर के आगे बढ़ती है और थोड़ी थोड़ी बहती रहती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु के बाद भी, इसलिए इसे गुजरात की गंगा भी कहते हैं। इसे गुजरात की गंगा कहते हैं। गुजरात की गंगा के अलावा महात्मा गांधी के लिए यह प्रसिद्ध थी, इसलिए इसे महात्मा गांधी की गंगा कहते हैं। महात्मा गांधी की गंगा कहते हैं। इस नदी के किनारे भारत में सबसे पहले कॉटन के, कपास के, सूती वस्त्र के कारखाने बने थे, इसलिए विश्व में पहले मैनचेस्टर इंग्लैंड में लगे थे। और भारत में सबसे पहले अहमदाबाद के इस साबरमती नदी के किनारे लगे थे, इसलिए इसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद भारत का प्राचीन शहर है और इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। गांधीनगर इसके पास में एक स्थान है। गांधीनगर जो है 1966, अहमदाबाद प्राचीन गुजरात की राजधानी थी और 1966 में गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी बना। 1966 में स्थानांतरित हुई और 1970 में राजकाज स्टार्ट हुआ। ये अहमदाबाद का उपनगर है गांधीनगर। तो गांधीनगर, अहमदाबाद साबरमती के नदी के किनारे हैं। इस अहमदाबाद जो शहर है, इस अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे, और प्रवासी दिवस 9 जनवरी के कारण मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को आए थे और 1915 में आते ही इन्होंने यहां एक स्थान पड़ता है जो साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, जिसका नाम है कोचरब। कोचरब स्थान पर, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के पास एक स्थान है कोचरब। कोचरब के अंदर महात्मा गांधी ने अपना पहला आश्रम खोला, जिसे सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। यह पहले कोचरब नामक स्थान पर खोला था और नाम दिया उसका दिया सत्याग्रह आश्रम 1915 में। लेकिन महात्मा गांधी ने 1917 में इसे एकदम साबरमती नदी के किनारे ले गए 1917 में। उसके बाद में इस आश्रम को साबरमती आश्रम कहते हैं। भारत की आजादी की महत्वपूर्ण व्यू रचना, प्लानिंग महात्मा गांधी ने इसी साबरमती आश्रम जो 1917 में। अब क्वेश्चन कांस्टेबल का राजस्थान की नदी से जब संबंधित हो जाए, जो अपना अध्यापक लेवल 2 का है, वहां ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अध्यापक लेवल 2 में जो एसएसटी है, यहां एसएसटी का जो टॉपिक है उसमें यह पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह आश्रम कब स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने 1915 कोचरब नामक स्थान पर स्थापित किया था, लेकिन 1917 में साबरमती नदी के किनारे ले गए थे, दोनों ही अहमदाबाद में। लेकिन उसके बाद 1917 के बाद में इसका नाम साबरमती पड़ा। देखो, ये जो गांधीनगर है, जो साबरमती के आश्रम के किनारे है गांधीनगर, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जो बसाने का और उससे सुनियोजित शहर, वेल सेटल्ड प्लानिंग के अनुसार जो बसाने का कार्य है, वो ली कार्ब्यूजियर नामक एक व्यक्ति था, उस इंजीनियर ने किया था। ली कार्ब्यूजियर ने किया, इसलिए भारत का सबसे पहला ली कार्ब्यूजियर द्वारा स्थापित वेल सेटल्ड सिटी है चंडीगढ़, ग्रिड पद्धति पर अपनाया गया। और भारत का दूसरा वेल सेटल्ड ग्रिड पद्धति पर अपनाया गया गांधीनगर है, जो आधुनिक और सुनियोजित तरीके से अपनाया गया। जितने भी सीवरेज प्लान है वो सारे एक तरकीब के अनुसार सजाना, उसे वेल सेटल करना, ये दूसरा शहर है गांधीनगर। पहला है चंडीगढ़, ली कार्ब्यूजियर ने गांधीनगर का सुनियोजित प्लान बनाया था। तो इस प्रकार ये एक आधुनिक शहर भी है। अब देखो, इसके अलावा माजम, मेसवा, वत्रक, वाकल, हतमती, ये इनकी सहायक नदी है। लेकिन इसकी एक सहायक नदी है जो ये जैसे 5 नदी ऐसे निकलती है और खैराज में जाके मिलती है ऐसे, उसमें से एक नदी है सई नदी। सई नदी उदयपुर से निकलती है। इस सई नदी पे बांध बना करके इस प्रकार पानी जो है उत्तर दिशा में मोड़ करके ज्वाई नदी में जल डाला गया। तो
सही नदी से जल है वो वर्तमान में ज्वाई नदी में जलापूर्ति की जाती है। ज्वाई लूणी नदी की सहायक है। ज्वाई नदी की सहायक नदी है सुकड़ी, छोटी सुकड़ी, एक सुकड़ी अलग है। और वो ज्वाई नदी जालोर के किले से, सोनगिरी किले के पास से होकर के जाती है। जालोर शहर इसी ज्वाई नदी के छोटे नाले पर बसी हुई है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ज्वाई नदी के किनारे जालोर बसा हुआ है। तो इस प्रकार सही नदी से जलापूर्ति ज्वाई बांध को की जाती है। ज्वाई बांध राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है, राजस्थान का मानसरोवर कहलाता है। पश्चिमी मारवाड़ का, जो मारवाड़ है, थार है, उसका सबसे बड़ा बांध होने के कारण उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। 1946 में महाराजा उमेश सिंह ने एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में बनाया था। उनके जाने के बाद 1946 के बाद मोती सिंह की देखरेख में उसे बनाया गया। इस प्रकार ज्वाई बांध पश्चिमी राजस्थान की जान है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। जलापूर्ति सबसे ज्यादा यही बांध करता है। तो इस प्रकार सही बांध ये जल सुरंग बनाएगी। ये जल सुरंग टोटल सही जल सुरंग है वो 6.7 किलोमीटर है और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग थी जो ज्वाई नदी में पानी डालने के लिए। दूसरी देखो, ये जो वाकल है, वाकल, और वाकल की एक सहायक नदी है मानसी। मानसी, ये सारी नदियां, ये जितनी नदियां हैं, मानसी और वाकल, विशेषकर मानसी और वाकल नदी है वो उदयपुर में एक अभ्यारण्य है जैसे फुलवारी नाल अभ्यारण्य कहते हैं। ये फुलवारी नाल अभ्यारण्य से निकलती है मानसी और वाकल। वैसे इन नदियों का मानसी वाकल से, ये सारी नदियां कोटड़ी गांव से निकलती है और जाडोल जो क्षेत्र है वहां दोनों स्थानों से निकलती है। तो जाडोल के पास में एक गांव है गोराण, गोराण के पास बांध बना करके मानसी वाकल है एक जल सुरंग निकाली गई है। जल सुरंग देखो बना करके बता देता हूं। ये हमारा राजस्थान, इस प्रकार ये नदियां साबरमती इधर निकलती है और जो ये मान लो वाकल है, वाकल की एक सहायक नदी है, इस प्रकार आती है झाड़ोल के पास से। इन पे बांध बनाया गया। बांध बना करके उदयपुर के पिसोला झील में, उदयपुर की झीलों को जलापूर्ति करने के लिए मानसी वाकल जल सुरंग निर्मित की गई। मानसी वाकल जल सुरंग है वो लगभग 3.6 किलोमीटर है। 3.6 किलोमीटर है। ये राजस्थान सरकार की 70% भागीदारी से और हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है देबारी के अंदर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है और उसकी 30% भागीदारी है। इसलिए राजस्थान सरकार की 70% भागीदारी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 30% भागीदारी से मानसी वाकल जल सुरंग निकाली गई है जो उदयपुर की झीलों में जलापूर्ति करती है। एक देवास द्वितीय जल परियोजना भी है, वो भी उदयपुर शहर को जलापूर्ति करती है। तो इस प्रकार माजम मेसवा वत्रक वाकल हतमती सही ये सारी नदियां सहायक बन करके खेराज में मिलती है। गुजरात में बनासकांठा से प्रवेश करती है। बनासकांठा से प्रवेश करके ये गांधीनगर और अहमदाबाद होते हुए केम्बे की खाड़ी में गिरती है। केम्बे की खाड़ी है वो खंबात की खाड़ी का उपभाग है और खंबात की खाड़ी है वो अरब सागर का उपभाग है। टोटल ये 416 किलोमीटर बहती है। इसी नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद के अंदर कोचरब नामक स्थान पर 1915 में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया। 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे ले जाने के कारण साबरमती आश्रम कहलाया। देखो जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब 3 या 4 महीने बाद में मई में बने और सितंबर, ये सितंबर का आगे जो महीना आ रहा है यही लगभग महीना था। और चीनी राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग आए थे और शी जिनपिंग की आगवानी इसी नदी के किनारे, और ये नदी इस प्रकार बनाई गई है, इसे साबरमती रिवर फ्रंट कहते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट है वो लंदन जिस नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे। ये लंदन की, इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है टेम्स और ये लंदन की जीवन रेखा कहलाती है टेम्स।
टेम्स कभी प्रदूषित थी, उसे साफ करके आगे से जो भाग है ऊपर किया गया और पीछे का जो भाग है उसे खोद करके और पानी की भराव क्षमता स्थापित की गई। और दोनों साइड में ये जो नदी है, इस नदी के दोनों साइड में बगीचे बनाए गए, गार्डन बनाए गए। इस प्रकार इसको साफ सुथरा रखने के लिए नदी के अंदर नालों को बंद कर दिया गया, किसको, टेम्स नदी को। और ये विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से सुधर करके इंप्रूव होकर के विश्व की सबसे सुंदर नदी बन गई। ऐसे ही साबरमती नदी वर्तमान में जब राजस्थान से निकलती है तो ये अहमदाबाद में जो सूती कपड़े हैं, जैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो इतने कारखाने स्थापित है कि भारत की वर्तमान सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, प्रदूषित नदियों में से एक है। लेकिन साबरमती रिवर फ्रंट बनाने के बाद अहमदाबाद शहर में यह सबसे साफ सुथरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री शासन संभाला तब शी जिनपिंग को इन्हें चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था और चीन के राष्ट्रपति को इसी नदी के किनारे नरेंद्र मोदी ने झूला झूलते हुए राजनीति की चाणक्य की भांति कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। और गुटरगू करते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का एहसास कराया था। और वो साबरमती रिवर फ्रंट है, टेम्स नदी की तर्ज पे ये बना है साबरमती रिवर फ्रंट। हमारे राजस्थान में द्रव्यवती नदी है जो बीच में कभी अमानिसा का नाला कहलाती थी, कभी वो सरस्वती नदी का प्राचीन भाग हुआ करती थी। उस अमानिसी नाला को बदल करके इससे द्रव्यवती रिवर फ्रंट बना दिया था। वो द्रव्यवती रिवर फ्रंट इसी साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे है। ये साबरमती रिवर फ्रंट जिसकी नकल पे स्थापित किया गया वो लंदन की टेम्स नदी है। लंदन की टेम्स नदियों पर विश्व की सर्वाधिक पोइम रची गई है। भारत की जैसे हमारी गंगा है, गंगा पे सर्वाधिक आपको कविता मिलेगी पवित्र नदी होने के कारण। और भारत की जान है, ये मैदानों में बहती है। 40% भारत की पॉपुलेशन गंगा अकेली रखती है, तो सबसे ज्यादा पोइम रची गई है। और प्रकृति का जब वर्णन करेंगे तो गंगा का सबसे ज्यादा वर्णन आता है। ऐसे ही विश्व में टेम्स नदी पे यदि पोइम लिखी गई है, कविता लिखी गई है, चाहे कोई भी हो, किसी ने अपनी सने मोहब्बत की फंताइशियां 400 BC जो धोखा खाया उसने, वो सारा लिखा है। तो लंदन की टेम्स नदियों पे खूब सारी कलमों के माध्यम से कागज काले किए होंगे, ऐसे ही हमारे गंगा नदी पे किए हैं। लेकिन मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूं कि लंदन टेम्स नदी के किनारे हैं और वो कभी प्रदूषित नदी थी, उसे सुधार करके सबसे सुंदर नदी बना दी। उसी की तर्ज पे साबरमती रिवर फ्रंट बनाया मोदी ने, जब मोदी सीएम थे। और हमारे राजस्थान के जो द्रव्यवती नदी है, कभी अमानिसा का नाला था, बहुत गंदा था, अभी अमानिसी नाला को द्रव्यवती बना करके जो है वो इस प्रकार द्रव्यवती रिवर फ्रंट बना दिया है। जयपुर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट है, यहां साबरमती रिवर फ्रंट है और लंदन में टेम्स रिवर फ्रंट है।